तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई दिल्ली पुलिस एसआई की जॉब करने की? पिछली बार सर फिजिकल में रह गया था मैं, तो ज़्यादा दिल पे लग गई। सीपीओ प्री के बाद 3 और स्टेजेस रह जाती हैं, और अगर हम मेडिकल को काउंट ना करें तो 2 और स्टेजेस रह जाती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं कैंडिडेट्स के लिए। पहली है पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और सेकंड है मेंस। मेंस का एग्ज़ाम के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, तो आज बात करते हैं पीईटी की। पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। पीईटी से मेरा कुछ खास ही रिश्ता रहा है, क्योंकि 2023 में अगर मैं फिजिकल में फेल नहीं हुआ होता तो मैं कभी भी सीपीओ को अपना प्राइमरी टारगेट नहीं बनाता। उस टाइम पे मेरा प्राइमरी किसी भी एग्ज़ाम पे फोकस नहीं था, तो मैंने सीपीओ भी दिया था, सीजीएल भी दिया था, बहुत एग्ज़ाम्स मैंने निकले भी, बहुत एग्ज़ाम्स के प्री दिए मैंने, यूपीएससी के, सीडीएस, ईपीएफओ वगैरह कई एग्ज़ाम्स निकाले हैं। लेकिन जैसे ही मैं सीपीओ 2023 के फिजिकल में रहा, वो चीज़ मेरे दिल पे लग गई, और उसके बाद से मैंने सीपीओ के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की। मैंने देखा कि जिस हिसाब का मैं आदमी हूँ, जिस हिसाब से मैं एक एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, तो मेरे हिसाब से वही जॉब ठीक रहेगी मेरे लिए। उसके बाद मैंने सीपीओ को ही अपना प्राइमरी टारगेट बना लिया और दिल्ली पुलिस को अपना एम तय कर लिया। उसके बाद से मैंने एक ही एग्ज़ाम की तैयारी की, और बाकी एग्ज़ाम से भी मैं देता रहा एसएससी के, लेकिन उनकी तैयारी छोड़ दी थी मैंने। एक ही एग्ज़ाम की मैंने तैयारी की। मेरा सीपीओ 2023 में फेल होने का एक मुख्य कारण था, जो कि एक बहुत ही विचित्र सी जर्नी भी रही मेरी उस चीज़ के साथ, मेरा वेट उस टाइम पे था 83 केजीज़, और 83 केजीज़ में भाग पाना मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मैं जिम करता था तो बॉडी काफ़ी स्टिफ थी, लेकिन फिर भी मैं 50-60 मीटर से 1600 मीटर में रह गया था। उसके बाद 2024 के प्री के बाद भी मेरा वेट लगभग उतना ही था, 83 केजीज़। उसके बाद मैंने भागना चालू किया, कोच से भी कोचिंग ली। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, और रनिंग में मेरे को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आती थी। लंबी दौड़ में 100 मीटर तो मैं भाग लेता था बहुत तेज़, लेकिन उसके बाद समस्या आने चालू हो जाती थी, जिसकी वजह से मैंने एक कोच के पास भी मैं गया, और मेरा एक दोस्त था धर्म कुशवाहा, उसने भी मेरी बहुत मदद की। सवेरे 5 से 6 वो मुझे दौड़ाता था, उसके बाद 6 से 8 मैं कोच के पास जाता था। 83 केजीज़ से मेरा जो वेट है, वो जब पीईटी आई थी 2024 वाली, उसमें मेरा वेट था 67 केजीज़, तो मैंने लगभग 16 किलो कम किया था। उसके बाद फिर मुझे ये नहीं पता था कि दोबारा भी कहीं वेट मेजर होगा, तो मैंने दोबारा बढ़ाया, 79 केजीज़ पे ले गया। उसके बाद फिर जब मेडिकल में एक बीएमआई चार्ट के हिसाब से आपका वेट मेजर होता है, उसमें मेरा वेट आया था 69.5 केजीज़। तो वेट को मैनिपुलेट करना या वेट को चेंज करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, अगर आपको न्यूट्रिशन का पता है, आपको डाइट का पता है, और आपको खुद पे भरोसा है कि आप कर सकते हैं। खैर, ये रही मेरी बात। अब बात कर लेते हैं पीईटी की। पीईटी में प्राइमरली 5 चीज़ें होती हैं: 1600 मीटर की रनिंग, 100 मीटर का डैश, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। बाकी चीज़ें आसानी से लोग कर लेते हैं, या तो हाई जंप में ज़्यादा दिक्कत आती है, या फिर 1600 मीटर की रनिंग में। मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भाइयों ने कुछ डाउट्स पूछे थे, आज मैं उन डाउट्स का भी आंसर करूंगा, और साथ में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो भी दिक्कतें आई, जो भी टिप्स ने मेरे को हेल्प की, जो भी इन्फॉर्मेशन ने मुझे हेल्प की, वो भी मैं आपको बताऊं। पहला डाउट है कि क्या मुझे डेली रनिंग करनी चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि एरोबिक कैपेसिटी कैसे बनती है। एरोबिक कैपेसिटी बनाने के लिए आपको पहले स्ट्रेस डालना होगा, उसके बाद रिकवरी लेनी होगी। जैसे जैसे स्ट्रेस डलता जाएगा और आप रिकवर करते जाएंगे, वैसे ही एरोबिक कैपेसिटी बनती रहेगी। सेकंड चीज़ है रिकवरी। आपके फाइबर्स, टेंडन्स और जॉइंट्स, इन चीज़ों को रिकवर होने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, जिसके लिए आप अगर डेली रनिंग करेंगे तो वो उसको टाइम इतना मिल ही नहीं पाता है कि वो आपके जॉइंट्स रिकवर कर पाएँ। थर्ड चीज़, इंजरी का रिस्क। अगर आप ओवर रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं, उससे आपका इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से पर्सनल राय मेरी आपको भी यही है, और मैं खुद भी यही की थी, कि आपको 3 से 5 सेशन एक हफ्ते में दौड़ना है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी और आपकी पर्सनल नीड पे डिपेंड करेगा। आप कितने एथलेटिक हैं, आपको कितनी ज़रूरत है। अगर आप पहले ही बहुत ठीक दौड़ लेते हैं, आप एक फिजिकली फिट पर्सन है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, तो 3 सेशन भी बहुत होते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप 5 सेशन, इससे ज़्यादा करना मेरे हिसाब से ऑप्टिमल नहीं है। सेकंड डाउट वॉज कि मुझे रनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। आपको रनिंग 15 दिन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। जब से आप पेपर वेपर दे के आए हैं तभी से कर देते तो बहुत अच्छा रहता।
उससे पहले भी दौड़ रहे होते तो भी बहुत अच्छा रहता। धीरे धीरे थोड़ा बहुत दौड़ रहे होते, 2 दिन 3 दिन जा रहे हैं, वो भी बहुत सही रहता। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो भी कोई देर नहीं हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अभी शुरू कर दीजिए। अभी से आप दौड़ना चालू कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि कब रिजल्ट आएगा, ये आएगा। यही गलती मैंने भी की थी, एकदम से नोटिस दे दिया था, 10 दिन के अंदर मैं जितना कर पाया उसमें वही 50 मीटर का फासला रह जाता है भाई। तो आप भी अभी से कर दीजिए शुरू। थर्ड क्वेश्चन था, डू आई नीड ए कोच? शॉर्ट आंसर इज यस। अगर आप बहुत ही फिजिकली फिट हैं तो आपको क्या ही ज़रूरत है, तो आपको इस वीडियो की भी क्या ही ज़रूरत है। लेकिन आप अगर ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं है, आपको दिक्कत आ रही है रनिंग वगैरह में, तो कोच आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मेरी बहुत की थी। मेरे हिसाब से उनका 50% कंट्रीब्यूशन था मेरी रनिंग क्लियर कराने में। मैंने जिन कोच के पास की थी वो थी पावर फिजिकल एकेडमी थी। अगर आपको किसी को संपर्क करना हो, आप मुखर्जी नगर के आसपास हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट वगैरह डाल दूंगा, या फिर आप किसी और कोच से भी। लेकिन कोच आपकी बहुत हेल्प करता है। जो चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं डाइट के बारे में और चीज़ों के बारे में, वो सब वो बताते हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं, रनिंग का, टेक्निक्स का वगैरह का। मुझे कई चीज़ों का नहीं पता था, उनके थ्रू पता चला, जिसकी वजह से बेटर हो पाई। एक भाई ने मेरे से पूछा था कि ट्रेडमिल पे दौड़ सकते हैं क्या, पूरी तैयारी ट्रेडमिल के थ्रू कर सकते हैं क्या? इसमें भी आपके 3 पॉइंट्स हैं। पहला है कि हमारी टांगों में होती हैं स्टेबलाइजर्स होते हैं, जो कि ग्राउंड के हिसाब से सही से अडेप्ट होते हैं, और आपको ट्रेडमिल पे वो स्टेबलाइजर्स आपके ट्रेन ही नहीं होंगे। अगर आपके स्टेबलाइजर्स ट्रेन नहीं होंगे तो आप ग्राउंड पे अच्छा नहीं दौड़ पाएंगे। हो सकता है ट्रेडमिल पे आप बहुत अच्छा टाइम ला पाएँ। सेकंड थिंग यही है कि पीटी जो होनी है वो भी ग्राउंड पे होनी है। आपका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ट्रेडमिल का और ग्राउंड का। ग्राउंड पे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप ट्रेडमिल पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक तो वो पुश देता है, ट्रेडमिल अपने आप चल रही होती है, आपके पैर को अपने आप पुश मिलता है, जिससे कि आपका एफर्ट कम लगता है, और ग्राउंड पे आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। थर्ड इज, अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं, आपको ग्राउंड जाने में दिक्कत आती है, आने जाने में समस्या आती है, शुरू में 1-2 हफ्ते के लिए, या फिर मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के लिए ही आप ट्रेडमिल पे शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर पहले से ट्रेडमिल है या आपके जिम में ट्रेडमिल है, आप वहाँ पे थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे जॉगिंग वगैरह उस पर शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको अल्टीमेटली तो ग्राउंड पे ही ट्रेन करना पड़ेगा। फोर्थ डाउट था कि शिन पेन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर अगर शिन पेन हो रहा है तो क्या करें। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शिन पेन होता क्या है और होता क्यों है। शिन पेन जो होता है वो माइक्रो स्ट्रेस के कारण, जो कि अपनी टिबिया और पेटिलर टेंडन पे अगर माइक्रो स्ट्रेस पड़ जाता है उसके कारण होता है। दूसरा कारण इसका होता है कि आपकी काफ मसल बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से आपके फ्रंट हड्डी पे, टिबिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि काफ्स उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं। थर्ड इज, जो बॉडी का रिमॉडलिंग रेट होता है, जो अडेप्टेबिलिटी होती है, वो उस हिसाब से अडेप्ट ही नहीं कर पा रही है जिस स्पीड से आप ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रेन कर रहे हैं और अडेप्ट करने का बॉडी को उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली होगा भी नहीं, क्योंकि आप एकदम से अभी ट्रेन करने लगे हैं पीटी के लिए अगर, और पहले नहीं करते थे ट्रेन, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो पड़ेगा, शिन पेन भी होगा ही होगा। फोर्थ कारण इसका होता है कि पुअर शॉक, मीनिंग कि जब आप रोड पे रनिंग करते हैं या फिर किसी हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं, तो शॉक जो होता है, यानी कि शॉक की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके जूते सही नहीं है, आपकी टेक्निक सही नहीं है, आप हील रनिंग करते हैं, कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका इलाज क्या है? पहला है कि आप बेटर जूते लीजिए, जिनका सोल भी थोड़ा मोटा हो, जो कि पैर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। अगर आप रोड रनिंग भी कर रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड के जूते ले लीजिए। सेकंड, अपनी टेक्निक को सुधारिए, हील रनिंग नहीं कीजिए जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रेस पड़े टिबिया पे। थर्ड इज, उनको रिकवर भी होने दीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, जिससे कि रिकवरी हो पाए और आपकी टिबिया अडेप्ट कर पाए उस हिसाब से जिस हिसाब से आप रनिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जो कि मुझे बहुत हेल्प की थी, हो सकता है आपको भी हेल्प करे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी मुझे ठीक लगता है वो आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं, जो लोग सवेरे रनिंग करते हैं उनको क्या खाना चाहिए, क्योंकि सवेरे बहुत जल्दी रनिंग करनी पड़ती है, 5 बजे 5:30 बजे। तो आप 4 साढ़े 4 बजे उठेंगे तो आप कुछ हैवी भी नहीं खा सकते हैं, जिससे कि आप रनिंग ही ना कर पाएँ।
और आपको दूसरी बात, खाली पेट भी नहीं दौड़ना है। अगर आप खाली पेट दौड़ेंगे वो भी आपको समस्या करेगा, पेट में दर्द होगा या फिर एनर्जी नहीं होगी इतनी कि आप दौड़ें, बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, रिकवरी में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको सवेरे भी कुछ ना कुछ खा के जाना है। क्या खा के जाना है वो मैं बताता हूँ आपको। मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या खाता था, मेरे पास शिलाजीत थी तो मैं शिलाजीत लेता था, साथ में ब्लैक कॉफ़ी और एक एप्पल मैं खा के जाता था। तो आप एक एप्पल, साथ में अगर शिलाजीत नहीं भी है तो ब्लैक कॉफ़ी लेके जाइए, आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और अच्छा वर्कआउट और अच्छी रनिंग आप कर पाएंगे। दूसरी जो टिप है वो है, बहुत जल्दी सांस फूल जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रनिंग आप शुरू के दिनों में अगर लॉन्ग रनिंग करोगे, एक तो आपकी बॉडी अडेप्ट होगी कि आप रन कर रहे हैं, आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आ रहे हैं और उसके बाद आप रन कर रहे हैं, तो लॉन्ग रनिंग करेंगे तो आपका माइंड भी आपको जल्दी अडेप्ट होगा कि हाँ हम अब रनिंग करते हैं। सेकंड थिंग इज, आपको एक बेटर वार्म अप करना चाहिए। ये 50% कारण है कि आप बहुत जल्दी आपका सांस फूलता है, क्योंकि एकदम से आप आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम से शॉक दे देते हैं, आप जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। वार्म अप जितना बेटर होगा उतनी अच्छी आप रनिंग कर पाओगे। वार्म अप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइजेज है। नेक्स्ट इज, जो नर्वसनेस होती है पीटी वाले दिन, उसको कैसे ओवरकम करें। पहली बात तो है भाई, आपको रिपीटेड टाइमिंग लेनी पड़ेगी। बार बार आपको 1600 मीटर 6.5 के अंडर मारना पड़ेगा। आपने अगर 6-7 बार टाइमिंग ले रखी होगी वहाँ जाने से पहले आप कॉन्फिडेंट होगे कि मैं तो ये तो कर सकता हूँ मैं, तो आपको नर्वसनेस ऑटोमेटिकली ही कम होगी। सेकंड थिंग इज माइंडसेट शिफ्ट। आपको माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। जैसे जो नर्वसनेस होती है ना, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन सी होती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको एड्रेनलिन आ जाता है, फाइट और फ्लाइट का जो हार्मोन होता है आपको एकदम से ये सिग्नल करता है कि या तो भाग जाओ या फिर लड़ दो भाई। तो उसको आपको क्या करना है, आपको अपने बेनिफिट में यूज़ करना है। उसको कैसे बेनिफिट में यूज़ करेंगे, जैसे मैं भी जब एग्जाम देता हूँ या फिर फिजिकल के टाइम भी बहुत नर्वस था मैं, लेकिन जैसे ही मैं नर्वस होता हूँ तो वो रोंगटे से जब खड़े होने लग जाते हैं, तो उसमें आपको खुश होना है। आपको ये सोचना है कि अब ये जो एड्रेनलिन आ गया ना, ये आप वैसे इतना अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाते, ये एड्रेनलिन करवा देगा, ये आपको इतना पुश पास्ट योर लिमिट कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जितना नॉर्मल भाग रहे थे, आप उससे कम से कम 1.25x तो भाग ही सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज कि पीटी वाले दिन आपको क्या खाना है। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, एक तो मिस्टेक यही है कि वो ओवर ईट करते हैं या फिर अंडर ईट करते हैं। ओवर ईटिंग से क्या होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, बहुत भारी भारी लगता है, वहाँ भागने में दिक्कत आती है, एरोबिक कैपेसिटी जो आपके वो घट जाती है। अंडर ईटिंग से क्या होता है, आपके जो ग्लाइकोजन रिसोर्सेज होते हैं वो पहले ही डिप्लीट हो जाते हैं। अब उससे डिप्लीट होने से क्या होता है, एनर्जी नहीं बचती है आपकी। 1600 मीटर जब आप मारते हैं, 800 मीटर के बाद आपको ऐसे लगने लग जाता है कि चक्कर से आ रहे हैं या फिर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत लो फील करते हैं आप। तीसरी मिस्टेक है फास्ट फूड वगैरह कुछ खाना। इस तरह की तो कोई चीज़ खानी ही नहीं है आपको एक बहुत ही हेल्दी मील लेके जानी है। उस मील का साइज डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम रनिंग कर रहे हैं। दोपहर में खा रहे हैं तो सवेरे एक बढ़िया मील लेके जाइए, जिसमें कि प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए थोड़े बहुत, और कार्ब लोडेड होना चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। अगर आप सवेरे खा रहे हैं तो मील का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है, हाइड्रेशन। पानी की कमी से क्या होता है शरीर में, एक तो प्लाज्मा वॉल्यूम घट जाती है आपकी। सेकंड थिंग क्या होती है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की घट जाती है। तो आपको हाइड्रेट रहना है, जिससे कि आप लंबे टाइम तक भाग पाएं और सांस भी अच्छे से ले पाएं। नेक्स्ट थिंग इज कि पीटी वाले दिन पे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। पहली है ओवर वार्म अप। अब जैसे कई लोग क्या थे, जब हम वहाँ रनिंग करने के लिए गए थे तो बहुत जल्दी पहुंचा दिए थे 6 बजे और हमारी रनिंग हुई थी 11 बजे। अब 5 घंटे थे, 5 घंटे के लिए लोग वार्म अप ही कर रहे थे। अब उससे क्या होता है, आपके जो ग्लाइकोजन के रिसोर्सेज हैं, जितना आपने खाया है, जितनी आप में एनर्जी है, वो तो आप डिप्लीट ही कर दे रहे हो। 5 घंटे का वार्म अप थोड़ी होता है। 5 घंटे आप मिल्खा ही बने रहोगे तो 11 बजे भागोगे क्या। तो इस वजह से उनको क्या हुआ, 1-2 को चक्कर आ गए, कोई पहुंच नहीं पाए। वहां जाके उन्होंने बोला कि हम जान ही नहीं लगा पाए, जबकि वो दौड़ रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश भी की और उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी आ रही थी पहले। एक तो बहुत बड़ी मिस्टेक यही थी कि आप ओवर वार्म अप कर देते हैं। सेकंड मिस्टेक थी किसी तरह की भी कोई दवाई लेना, कोई इंजेक्शंस लेना, हार्मोनल इंजेक्शंस लेना। एक दवाई आती है टर्माइट वगैरह करके, वो हार्ट रेट वगैरह बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है आपका थर्मिक इफेक्ट बढ़ जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे आपको लगेगा कि आप तेज भाग सकते हो, जिससे कि थोड़ा बहुत आई थिंक बूस्ट मिलता भी होगा, लेकिन उससे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर थ्रू द रूफ जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उससे आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बहुत ख़राब है ही।
आपको इंस्टेंटली भी बहुत गलत आपके साथ हो सकता है। एकदम से धड़कन बढ़ गई है, हार्ट फेलियर हो सकता है, उससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे भी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये दोनों मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आपके इनसे अलग कोई डाउट्स रहते हों, किसी भी तरह के डाउट रहते हों, पेपर से रिलेटेड डाउट रहते हैं या फिर फिजिकल से रिलेटेड डाउट रहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को रीच आउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट सही नहीं है, आपको डाइट के रिगार्डिंग कोई वो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाइट लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक डाइट प्लान किसी शॉर्ट के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ कि रनिंग के टाइम या फिर वर्कआउट्स के टाइम आपको कैसा डाइट प्लान लेना चाहिए, जिससे कि आप मोटे भी ना हो, ब्लोटिंग भी ना हो, और जिससे कि आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ।